हेलो फ्रेंड्स, ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नए विषय के नए टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो हिंदी भाषा है। मुख्यतः हम लोग देखिए, इस समय हम लोग यूपीटीईटी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यूपीटीईटी में ये भाषा प्रथम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। लेकिन ये हमारा वीडियो इस प्रकार बनाया गया है कि जिसमें आपको जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अमूमन देखा जाए तो हर प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी भाषा से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो यूपीटीईटी या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो वो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा जो हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा की। सबसे पहले हम हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर व्याकरण की शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं हिंदी भाषा। वैसे यूपीटीईटी या सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। कुछ साहित्य से पूछे जाते हैं, फिर इसमें आपके कुछ गद्यांश पद्यांश दिए रहते हैं, उसमें आपको प्रश्नों को हल करना होता है। कुछ व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले व्याकरण के पहलू को पढ़ेंगे। अब शुरुआत करें तो देखिए, हिंदी भाषा, तो सबसे पहले हम जान लें कि भाषा क्या होती है। चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, कोई भी हो, सबसे पहले भाषा को सीखते हैं। तो भाषा क्या होती है? भाषा हमारी होती है कि एक व्यक्ति जो अपने भाव, विचारों, अनुभवों को दूसरे के साथ शेयर करता है, तो जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो हमारी भाषा होती है, ठीक है। अब देखा जाए तो भाषा मुख्यतः तीन प्रकार से हम इसका संप्रेषण करते हैं। यानी व्यक्ति अपने भाव, विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए 3 प्रकार के माध्यम का प्रयोग करता है। एक हमारा हो गया मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और फिर सांकेतिक भाषा। वैसे देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। मौखिक भाषा ओरली, जो कुछ हम बोल के अपने बातों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, बोलने में से संबंधित हो गया। दूसरा लिखित भाषा, यानी हम उसको लिपिबद्ध करके लिख के। और तीसरा सांकेतिक, इशारों से। बस यहाँ आपको केवल इनके अर्थ जानने हैं। मुख्य बिंदु पे हम लोग आते हैं कि अब देखिए, भाषा तो हो गया मौखिक। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी भाषा की। हम हिंदी भाषा के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारी हिंदी भाषा है उसके विषय में जानेंगे। तो हिंदी भाषा के विषय में जो पढ़ना, इसके व्याकरण की शुरुआत करने से पहले हम चलते हैं, कुछ इसके बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा के संबंध में सामान्य जानकारी। चलिए, हिंदी भाषा के संबंध में कुछ जानकारियाँ पहले ले लेते हैं, फिर आगे हम व्याकरण के नियमों पे आते हैं। देखिए, हिंदी भाषा वैसे देखा जाए तो हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है वो लगभग 60 करोड़ है। यानी हिंदी भाषी लोगों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। यानी 60 करोड़ लोग पूरे विश्व में हिंदी बोलते हैं। अब इतने अधिक मात्रा में लोग बोलते हैं,
तो भारत में भी तो इसका परसेंटेज अधिक होगा। तो ये कह सकते हैं हम, अगर अपने भारत देश के संदर्भ में देखें तो ये बहुसंख्यक लोगों की भाषा थी। तो बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के नाते इसको भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो भारत देश की हमारी राष्ट्रभाषा के नाते राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है ये। क्यों कही जाती है? अभी आपको बता दिया गया कि ये बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती थी, इसलिए। ठीक, भारत के संविधान के भाग 17 अध्याय 1 के धारा 343/1 के अनुसार मतलब ये देख लीजिए, भारत के संविधान के भाग 17 अध्याय 1 के धारा 343/1 के अनुसार ये भारत संघ की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, यानी संविधान के इस अनुच्छेद के तहत इसको मान्यता मिली हुई है। देखिए, अक्सर कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दर्ज है या किस अनुच्छेद के तहत इसको मान्यता प्राप्त है। तो हम ये बता देंगे कि भाग 17 के अध्याय 1 के धारा 343/1 के अनुसार है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं इसके बारे में। देखिए, हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, अब उसके बारे में जान लेते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए, देवनागरी का जो विकास हुआ, देवनागरी जो है ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शाखा से लिया गया है। यानी देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शाखा से, जिसको नागरी कहा जाता था। ठीक है, अब बाद में यही जो नागरी था, ये भाषा और थोड़ा सा विकसित होके देवताओं की भाषा बन गई, देव भाषा संस्कृत के रूप में बन गई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, यानी विकास क्रम जो होगा वो इस प्रकार होगा। हिंदी भाषा का विकास क्रम, देखिए, जो देवनागरी लिपि जाके देव भाषा संस्कृत के रूप में परिवर्तित हुई, यानी संस्कृत उस लिपि में लिखी जाने लगी, तो वही धीरे धीरे आगे बढ़ी और विकास की ओर गई। यानी सबसे पहले क्या बना हमारा? संस्कृत आई, पहले संस्कृत भाषा। ठीक, संस्कृत के बाद थोड़ा सा और इसमें कह सकते हैं परिमार्जन हुआ। परिमार्जन होने के बाद ये बन गई पाली भाषा। पाली के बाद और इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, आगे विकास हुआ, प्राकृत बनी। ठीक है, फिर इस तरह से इसका विकास क्रम आगे बढ़ता रहा। प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश के पश्चात अवहट्ट, उसके बाद हिंदी। यानी संस्कृत से इसका उद्गम हुआ और ये सफ़र चलते हुए ये आके इस समय आधुनिक हिंदी बन गई हमारी। तो इस तरह से हमने हिंदी भाषा के संबंध में कुछ सामान्य जानकारियाँ इकट्ठी की। उसको एक बार देख लेते हैं कि हिंदी भाषी लोग की संख्या लगभग 60 करोड़ के आसपास है। देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है
वो चीनी भाषा है, दूसरे नंबर पे इंग्लिश है और तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी है। तो ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो संख्या है पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो तीसरे रैंक पे है। भारत की राष्ट्रभाषा कही जाती है और संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 के धारा 343/1 के अंतर्गत ये भारत संघ की राजभाषा घोषित की गई है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो सबसे देवनागरी लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शाखा नागरी से संबंधित थी। बाद में उसी नागरी लिपि का जो प्रयोग है वो संस्कृत भाषा के लिए होने लगा। अब उसी संस्कृत भाषा से विकसित होते हुए परिमार्जित होते हुए ये संस्कृत हमारी ये विकास क्रम के द्वारा होते हुए आधुनिक हिंदी तक आ गई। तो इस तरह से हिंदी का उद्गम सब पता चल गया हमको। अब हम जानते हैं कि हिंदी के साथ इसमें कुछ इसकी क्या कहते हैं उपभाषाएं भी हैं, उपभाषाओं के साथ इसकी बोलियां भी हैं। अब उसको हम जानते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के कुल 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा में देखिए, हिंदी भाषा में कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। ठीक है। अब क्षेत्र के अनुसार इस उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है और उन उपभाषाओं में अलग अलग बोलियां होती हैं। देखिए, बोली और भाषा, तो देखिए बोली जो है हमारी एक सीमित क्षेत्र में होती है, अब भाषा व्यापक होती है। ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। तो इसकी जो पहली उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी इस तरह से कर लें इसको, उपभाषा और बोली दोनों को एक साथ करते चलें तो और बेटर होगा। ये हो गई उपभाषा और ये यहाँ के अंतर्गत बोलियाँ। तो पहली जो उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी, फिर हमारा आता है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी, और 5वां पहाड़ी हिंदी। ये हो गई उपभाषाएं। ठीक है। ये हिंदी की उपभाषाएं हो गई पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इन्हीं उपभाषाओं में कुछ बोलियां हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, पूर्वी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं। अब इनको हम जानते हैं बोलियों में। देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल हमारी 5 बोलियां हैं, उनको देखते हैं। ब्रजभाषा, ठीक है, पहली बोली हमारी होगी ब्रजभाषा। दूसरी खड़ी बोली, फिर कन्नौजी, बांगरू, और जो 5वीं है वो है बुंदेलखंडी।
तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 प्रकार की बोलियाँ होती हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेलखंडी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आएंगी? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, अब आते हैं हम जो तीसरी उपभाषा है वह हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भी 3 तरह की भाषाएं बोलियाँ आएंगी। मैथिली, पहली भाषा हमारी होगी मैथिली, फिर मगही, और भोजपुरी। ठीक है, तो उसी प्रकार राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आएंगी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती हो गई, मारवाड़ी और जयपुरी। अब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी हमारी 3 बोलियां होती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। देखिए, इसमें राजस्थानी हिंदी में एक और बोली होती है मालवी। तो इस प्रकार हमारी हिंदी की ये जो उपभाषाएं हो गई, ये 5 उपभाषाएं, और इन उपभाषाओं मतलब हर क्षेत्र के अनुसार जो बोलियां हैं कुल मिला के 18 बोलियां हो गई। तो पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 प्रकार की बोलियां हैं, इसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेलखंडी है, या बुंदेली कह सकते हैं इसको। पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी बोली हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी हैं। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली है। देखिए, इनका जो विभाजन किया गया है वो एक क्षेत्र को लेके किया गया है। मतलब हर एक क्षेत्र में जो अगर देखा जाए मैप के अनुसार, तो जो क्षेत्र बांटे गए हैं, मतलब किस क्षेत्र में उसको क्षेत्र के अनुसार बांट दिया गया है कि ये हिंदी की इस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है और इस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, और लेकिन टोटल मिला के अगर देखा जाए तो ये हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी भाषा के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ इकट्ठी कर ली है, जान लिया है। अब हम आगे चलते हैं, हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी भाषा के सब विषय में जानकारी ले ली। अब हम आगे चलते हैं, हिंदी व्याकरण के बारे में जानते हैं। तो हिंदी, अब शुरुआत हम लोगों ने भाषा से किया था। तो भाषा क्या है कि व्यक्ति को अपने विचारों, भावों को, अनुभवों को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, बांटने के लिए हमको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब वो भाषा हमारी कैसी भी हो, चाहे लिखित हो, मौखिक हो, सांकेतिक हो। अब मौखिक और सांकेतिक की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम लिखित में आएंगे, क्योंकि अब हमको वहाँ पे कुछ लिखना भी है। तो उसके लिए अब हम ये जानेंगे कि भाषा बनेगी कैसे। अब भाषा बनने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो भाषा हम कुछ जो बोल रहे हैं, वो जो हमारी ध्वनियाँ हैं, यानी हमारे मुख से जो कुछ भी निकल रहा है वो एक प्रकार की ध्वनि है। अब यही ध्वनियाँ जो हैं भाषा का मूलाधार है। ये हम कह सकते हैं कि बिना ध्वनि के भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्वनि एक तरह से कह सकते हैं एक शोल है, प्राण है। ठीक है, तो जो हमारी ध्वनियाँ हैं वो भाषा की प्राण है। और ये कह सकते हैं कि ध्वनि क्या है, वो एक छोटी सी छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी वो सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि है। अब
ध्वनियाँ तो हमने तो बोल दिया, वो ध्वनियाँ तो निकल गई। अब उन ध्वनियों को हम पहचानेंगे कैसे कि ये ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं। तो ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। उन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं वर्ण। तो अब हम शुरुआत करते हैं वर्ण से। ध्वनि आपको समझ में आ गया होगा। ध्वनि क्या है? भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण क्या है? यानी ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी सामान्य परिभाषा। ठीक, कि ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे वर्ण कहते हैं। अब और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी ध्वनियों के टुकड़े ये कह सकते हैं ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो वर्ण आ गया समझ में आपको। अब वर्ण से हमारा बनता है वर्णमाला, यानी अब वर्णों को व्यवस्थित क्रम में अगर रख दिया जाए तो वर्णमाला बनता है। कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो ध्वनि से स्टार्ट हुआ, ध्वनि से हमारे वर्ण पे आए, वर्ण से हमारे आ गए वर्णमाला। अब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल 52 वर्ण होते हैं, यानी इसको वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। अब हम इन 52 जो हमारे ये वर्ण हैं, अक्षर हैं, अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं कि इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्ण, और वर्ण में वर्ण से हम लोग पे आए वर्णमाला पे। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में आपको बताया गया कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। यानी ये जो हमारा हिंदी वर्णमाला बना है इसमें 3 चीज़ें शामिल की गई हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, यानी जो हिंदी वर्णमाला है इसमें कुल 52 अक्षर हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए हैं। पहले को स्वर बताया गया है, दूसरे को व्यंजन बताया गया, और तीसरे में अयोगवाह। तो इस प्रकार हमारे जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। इसमें हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 50 और 2 अयोगवाह होते हैं। ये क्लियर हो गया दोस्तों कि जो वर्णमाला हमारा जो हिंदी वर्णमाला बना उसमें कुल हमारे 52 अक्षर थे। 52 अक्षर हैं, उसमें स्वर, व्यंजन और अयोगवाह हो गए। 11 स्वर, तो 39 व्यंजन और 2 अयोगवाह। अब हम एक एक का भी इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इसमें कितने होते हैं। अब देखा जाए स्वर, जो स्वर हैं ये भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। स्वर
3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ई, छोटा वाला उ और री। ठीक, यानी जो हमारा वर्णमाला है वो क्या है? अ से लेके ज्ञ तक जो हम पढ़ते हैं वही वर्णमाला है। अब उसी को हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यानी अब स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब प्लुत स्वर में जैसे इस तरह के जो अक्षर लिखे जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया स्वरों का वर्गीकरण। यानी स्वर जो हमारे कौन कौन से हैं, वो अ से लेके हम लोगों ने अ तक, अ से लेके अ तक जो पढ़ा वो हमारे स्वर हो गए। स्वरों का भी हमने वर्गीकरण कर दिया है। अब आते हैं हम व्यंजनों के वर्गीकरण पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं व्यंजन के वर्गीकरण पे, शुरू करते हैं इसको। अब हम व्यंजन के बारे में देखें, जाने तो देखिए व्यंजन को भी हम कई भागों में बांटते हैं। पहला है इसका स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी भी बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, फिर आपका संयुक्त व्यंजन, फिर है द्विगुण व्यंजन। यानी व्यंजनों को भी हम 5 भागों में बांट लिए। अब अक्षरों के अनुसार इनको लगाया गया है कि ये कौन कौन से हैं। अब देखिए स्वर आपके जो अ से लेके आपने अ तक पढ़ लिया, ये स्वर थे। अब जो हमारा क से स्टार्ट होता है और लास्ट वर्ग तक चलता है, ये हमारा व्यंजन है। अब उसी अक्षरों को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होते हैं? आपके क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, अंगर, यानी एक क वर्ग के हो गए। फिर च, छ, ज, झ, इङ। इनको लिख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये दोस्तों, ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। अब इन स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब इनका वर्ग डिसाइड कर दिया गया है। इसको कहा जाता है क वर्ग, यानी क वर्ग के 5 अक्षर, कैसे अंग। फिर इसको बोलते हैं च वर्ग, यानी जो इसका स्टार्टिंग अक्षर है उसी से इसका नाम दे दिया गया है। इसको कहते हैं ट वर्ग, यानी ट वर्ग के ये अक्षर हैं, ये हमारे त वर्ग के अक्षर हैं, और ये प वर्ग के अक्षर हैं। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ठीक, अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत।
अंतस्थ व्यंजन में आते हैं हमारे य, र, ल और व। ये जो व्यंजन है ये हमारे अंतस्थ कहे जाते हैं। ऊष्म, श, ये मूर्धन्य श, ये देखिए बड़ा श, मूर्धन्य श, छोटा श और ह, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो वर्णों से मिलके बने होते हैं, इसमें दो वर्ण मिक्स होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं इनको देखते हैं। एक तो होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब द्विगुण व्यंजन, इसके बाद जो है हमारे ये द्विगुण व्यंजन है, ये ड और ढ। तो दोस्तों ये जो वर्गीकरण था ये व्यंजनों का था, यानी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण किस व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो व्यंजन को हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित करके पढ़ा और हर एक वर्ण के लिए उसका स्थान निर्धारित किया गया है कि उच्चारण के अनुसार है, बोलने के अनुसार है। ठीक है, तो ये व्यंजन हो गए। अब हम आगे जानते हैं अयोगवाह को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि अक्षर दे दिए गए होते हैं, पूछते हैं बताइए ये किस वर्ग से संबंधित अक्षर है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप जो जिस कैटेगरी के अक्षर हैं उनके पहले अक्षर से उनके वर्गों का नामकरण किया गया है। यानी क वर्ग के अक्षर में आपके क से लेके अंग तक के अक्षर आएंगे, फिर ख वर्ग में च वर्ग में च से लेके ञ तक। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो प्रश्न आए वो आपसे छूटे ना। अब जो हमारा जो तीसरा था वो था अयोगवाह। देखिए अयोगवाह दो तरह के, इसको दो तरह के भागों में बांट दिया जाता है। देखिए पहला जो हमारा है वो अनुनासिक या अनुस्वार होता है। अनुनासिक, अनुस्वार। और दूसरा जो होता है वो विसर्ग होता है। ठीक, देखिए अनुनासिक क्या होता है? ये जो चांद बिंदी वाले होते हैं ना, ये अनुनासिक होते हैं। और अनुस्वार जो केवल बिंदी लगा होता है। और विसर्ग में क्या होता है? जो अह की मात्रा होती है। यानी ये जो हैं अंग और अह, यही हमारे दो अयोगवाह हैं, उन्हीं को ये माना गया है। ठीक है, तो अयोगवाह आपके जो अंग और अह थे, एक को अनुनासिक कहा गया और एक को विसर्ग कहा गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने जो वर्ण थे, इन जो वर्ण थे उनका वर्गीकरण पढ़ लिया, वर्णमाला में जो उनका वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम आगे जानेंगे कि उच्चारण के अनुसार जो वर्ण हैं उनका स्थान क्या है, यानी जो हमारे मुखमंडल में उनका उच्चारण स्थान क्या है उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने स्वर व्यंजन और अयोगवाह के अनुसार इसका वर्गीकरण देख लिया था। अब हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अक्सर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें हम लोगों ने उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसको कुछ वर्गों में विभाजित कर दिया। यानी शरीर के जो हमारे जो उच्चारण स्थान के बॉडी पार्ट हैं उसके कुछ हिस्सों को नाम दे के बताया गया है और ये बताया गया है कि कौन से वर्ण किस हिस्से से उच्चरित होते हैं। जैसे कंठ, यानी इसका स्थान क्या है? कंठ। उसमें से जो स्वर उच्चरित होंगे वो अ और अह। और व्यंजन कौन से होंगे? क से लेके आपके अंग तक। उसी प्रकार तालव्य, तालव्य का मतलब तालु, उससे कौन कौन से स्वर निकलेंगे? बड़ी आपकी और छोटी। और व्यंजन कौन कौन से आएंगे? च से लेके आपके इ तक, य और श, बड़ा वाला श। फिर मूर्धा पे आते हैं, यानी जो हमारी जीभ थोड़ी सी क्या कहते हैं अंदर ऐंठ के निकलती है,
उसके अनुसार उसका स्थान मूर्धा। इसमें कौन से शब्द आते हैं हमारे? री, यानी जो देखते हैं ना री, अगर आप उच्चारण करें तो क्या होती है, थोड़ी सी उसमें से कंपन सी होती है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? उस स्थान से निकलने वाले जो हमारे व्यंजन होंगे वो ट से अड़, र और आपका मूर्धन्य वाला श। फिर उसी प्रकार दंत से दांत, कौन कौन से इसमें से स्वर नहीं होते हैं? जो हमारे जो व्यंजन आएंगे वो त से लेके न तक, उसके बाद ल और श। ठीक उसी प्रकार आगे हम आएंगे ओष्ठ, यानी जो ओठ से उच्चारण स्थान है उसके अनुसार ऊ और बड़ा ऊ आएंगे और प से लेके म तक के सारे व्यंजन आ जाएंगे। फिर अब आगे आते हैं अनुनासिक, यानी नाक, इसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है, उसमें अंग आएंगे। और ये ध्यान रखेंगे जितने भी हमने अभी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पढ़ा, इसके जो लास्ट वर्ड हैं ये उसी के में आते हैं। ये इनके सभी का उच्चारण जो होता है वो नासिका से ही होता है। अब कंठ और तालव्य, यानी कंठ और तालु दोनों से मिला के ए और ए होते हैं। उसी प्रकार कंठ और ओष्ठ से भी मिला के जो वर्ड आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पे हम लोगों ने वर्णों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब वर्ण के बाद अब हम आते हैं शब्द पे। चलिए अब शुरू करते हैं शब्द विचार। शब्दों को जानते हैं। इसमें शब्द क्या होते हैं? अभी तो हम लोगों ने वर्ण तक पढ़ लिया, ध्वनि से वर्ण पे आए, वर्ण से हम लोग अब शब्द पे आ रहे हैं। शब्द क्या है? यानी जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल के, मतलब उन जो मिल के एक ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, वो हमारा शब्द होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम ध्वनियों के सार्थक योग को, ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ध्वनि और वर्ण कहा गया है ना, तो वर्ण क्या है? ध्वनियों को रिप्रेजेंट करने के जो तरीका है। तो अब देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कमल लिख दिया गया, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हैं? अब ध्वनि के अनुसार हम देखेंगे। पहले तो इसमें क है, फिर उस ए की ध्वनि के साथ, फिर म और फिर ला। देखिए कोई भी जो हमारा जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं उच्चरित हो पाएगा, मतलब बोला नहीं जा सकता पूरी तरह से उसको। तो जैसे एक कमल है तो इसमें कौन कौन से वर्ड है हमारे? क, म और ल, इनको मिलाया गया तो इसका जो क्या कहते हैं, इनका जो क्रम है मिलाने पे एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फूल को। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे ही लिख दें म ल क है तो ये भी ध्वनियों का सार्थक समूह, लेकिन ये सार्थक नहीं है। ये सार्थक नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। शब्द क्या होंगे? उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकले उसी। और ये होता है उनका वर्ण विन्यास, इसको हम कह सकते हैं वर्ण विन्यास, यानी कौन से अक्षर को, जो शब्द लिखे गए हैं अक्षरों को अलग अलग जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है वो हमारी हो गई वर्ण विन्यास। अब हम आ जाते हैं शब्दों के वर्गीकरण पे। ये तो शब्द जान लिए, अब आते हैं हम शब्दों के वर्गीकरण पे। शब्द के भेद। अब देखिए इसको हम यहाँ पे तीन कैटेगरी में रख के देखेंगे। एक तो अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, फिर रूप परिवर्तन की दृष्टि से।
देखिए, अर्थ की दृष्टि से भी हमारे जो ये जो शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। अभी जैसे आपको बताएं एग्जाम्पल से, कमल, तो ये सार्थक है, इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसी को अगर हम मलक लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये हो गई अर्थ की दृष्टि से, यानी हम क्रम में तो लगा रहे हैं, ध्वनियों को एक साथ, कई ध्वनियों को एक साथ मिला तो रहे हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो निरर्थक हो गई, निरर्थक शब्द हो गए। और जिसका कोई अर्थ निकल रहा है वो सार्थक शब्द हो गया। अब आते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। तो उत्पत्ति की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक हम कह सकते हैं तत्सम शब्द, आपके तद्भव शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। देशज शब्द और विदेशी शब्द, ये हो गए उत्पत्ति की दृष्टि से। अब थोड़ा थोड़ा एक के बारे में जान लेते हैं। जैसे तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं, है ना, जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग जैसे संस्कृत में होता है वैसे ही हिंदी में हो रहा है, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अगर देखें इसको आप, तो अग्नि, सूर्य, रात्रि, ये शब्द क्या हैं? ये संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं, हूबहू हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। अब तद्भव क्या होता है? जो शब्द हैं तो संस्कृत के, लेकिन हिंदी में आए तो उसमें तो थोड़ी सी चेंजिंग हो गई, अर्थ वही निकल रहा है। जैसे अग्नि को कह दिए आग, सूर्य को सूरज, रात्रि को रात, तो ये हो गए तद्भव शब्द। आगे आप इसको पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जब अगला तद्भव और तत्सम का चैप्टर आएगा तो आप उसमें जानेंगे इसको। अब हम जानते हैं देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। अब क्षेत्र विशेष में जैसे लोकल लैंग्वेज, अब इसको आप देख सकते हैं, कह सकते हैं चिड़चिड़ा, पगड़ी, इस तरह के जो शब्द आते हैं, मतलब जो एक क्षेत्र विशेष में बोले जाए। अब विदेशी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो हैं तो दूसरे देश की भाषाओं के, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हिंदी भाषा में भी आके घुल मिल गए हैं और काफ़ी प्रचलित हो गए हैं। अब जैसे स्कूल है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है। टाइम, ठीक है, और आपको स्कूल हो गया, टाइम हो गया, और कह सकते हैं रेल, ट्रक, ये सब क्या है? ये सब विदेशी शब्द हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द ये हो गए हमारे। अब हम आगे जानते हैं जो अगला जो हमारा वर्गीकरण है रूप परिवर्तन की दृष्टि से। अब रूप परिवर्तन की दृष्टि से पहले इसको समझ लेते हैं कि यह है क्या। रूप परिवर्तन का मतलब ये हो गया जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लें कि रूप परिवर्तन की दृष्टि से हम शब्दों को कई भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसमें हम 2 भागों में बांटते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। यानी एक तो हमारे विकारी शब्द हो गए और एक अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन शब्द, वही जो अभी आपको बताया गया, जैसे कि जिन शब्दों में लिंग, रूप, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, वो बदल जाएं, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। और जो ना बदलें, किसी पर, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, उस पर ना तो लिंग का असर पड़े, ना तो कारक का असर पड़े, ठीक है, ना वचन का असर हो, वो अविकारी शब्द होते हैं। अब विकारी शब्द हमारे होते कैसे, कौन कौन से हैं? जैसे लड़का, लड़का पढ़ता है, ठीक है, या फिर अब लड़का पढ़ता है फिर उसके बाद लड़की पढ़ती है, या गोरा, मतलब वाक्य में जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो ये परिवर्तन आ जाएगा।
और अविकारी जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, ये शब्द वैसे के वैसे सदैव रहेंगे। जैसे इनको जान लेते हैं, जैसे शब्द आता है हमारा धीरे धीरे, ये किसी भी आप काल में बोलें तो ये वही रहेगा। और ठीक, और कह सकते हैं इसमें हम किंतु, परंतु, ऐसे आपको बहुत से शब्द मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोगों ने शब्दों के भेद पढ़ लिए 3 दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और रूप परिवर्तन की दृष्टि से। अब आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे संज्ञा की और सर्वनाम की। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए, और वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि ये एक ही परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया है, ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।